नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स का पोस्ट आ चुका है। बहुत से ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट बता दूं, किस तरीके से इस एग्जाम को तैयारी करें ताकि ये एग्जाम वो क्रैक कर सकें। देखिए, अभी तक जो आपके पास वैकेंसी का जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो लगभग उसमें 80 से ज्यादा वैकेंसीज आपके लिए है। बट ये वैकेंसीज आपको बढ़ सकती है और मैं हमेशा ही कहता हूं कि अगर आप पीजीटी इकोनॉमिक्स बनते हो तो ये एक्चुअली आपका अल्टीमेट गोल नहीं है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप जीवन में कुछ और अच्छा कर सकते हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जीवन में कुछ और अच्छा करें और भी ऊंचाइयों पे जाएं, उनके लिए अगर सबसे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो है पीजीटी इकोनॉमिक्स का। वो भी अगर आप दिल्ली में हो और दिल्ली में पीजीटी इकोनॉमिक्स हो तो इससे बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। आप वहां पे रह के, उस इन्वायरमेंट में रह के आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, पीसीएस में जा सकते हो और हायर लेवल पे जो आपका डिजायरेबल गोल है उसको अचीव कर सकते हो। तो बस अपने क्षमताओं को पूरा का पूरा 100% यूटिलाइज करिए, पूरी की पूरी अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरा प्रयास करिए, क्योंकि ये जो आपके पास 5 से 6 महीने का समय है वो आपके जीवन को बदल सकता है। वो आपको इतना बेहतर प्लेटफॉर्म दे सकता है जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। और साथ ही साथ एक गरिमामय जीवन है, एक गरिमामय पोस्ट है जिसमें आपको बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों के पढ़ाने के साथ साथ आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी बहुत होती है और आपका आगे जाने का जो रास्ता है और भी आसान हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बताऊंगा आपको इसके बारे में, क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन कौन सी किताबें होंगी। एक बार जरूर जरूर इसको अपने मन में जरूर उतारिएगा कि किस तरीके से हम इस एग्जाम को क्रैक कर सके। क्योंकि देखो, 80 से ज्यादा सीटें अभी है, अगर ये बढ़ती है तो 100 से ज्यादा हो जाएगी और एक सीट आपको चाहिए। अगर आप एक सीट ले लेते हो तो सैलरी जो है यूपी राजस्थान जितनी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है उससे ज्यादा सैलरी वो लोग पाते हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स जब दिल्ली एनसीटी में रहते हैं। तो उनकी जो भत्ते हैं, अलाउंसेज हैं, वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको आप बहुत ही एक बेहतर ऑप्शंस के रूप में देख सकते हो, बहुत ही बेहतर कैरियर के रूप में देख सकते हो और बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में देख सकते हो जो आपकी काफी आगे आपको लेके जा सकता है। तो दोस्तों, यहां पे मैं आपसे ये चर्चा करूंगा और मैं बताना आपसे चाहूंगा एक्चुअली कि यहां पर देखो, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको आप बोलते हो डीएसएसबी, इसका देखो जो है यहां पर एडवर्टीजमेंट नंबर आपका आ गया है 2024 आपका। इसमें देखो वैकेंसीज की नोटिस है, एडवर्टीजमेंट नंबर 10/124 है और इसका जो ओपनिंग अपडेट एप्लीकेशन ये आप लोग 16 जनवरी 2025, 16 जनवरी 2025 से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे जो 14 फरवरी 2025 तक चलेगी। मतलब पूरे के पूरे लगभग एक महीने का आपको टाइम दिया जाएगा कि आप फॉर्म को फिलअप करिए, ऑनलाइन फिलअप करिए। तो पहले ही दिन जो ही आपकी ये वैकेंसी ओपन होगी, मैं आपसे यही बोलूंगा कि पहले ही दिन भर लीजिए और अपने मन को ये समझा लीजिए कि मुझको इसमें सेलेक्ट होना है। अगर आप अपने मन को समझा लेंगे और आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे और आज ही से लग जाएंगे तो फिर कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपको रोक सके। तो सिर्फ अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाना है, आप एक वैकेंसी ले लेंगे। तो देखो, यहां पे जैसा कि मैं बात कर रहा था कि यहां पे पीजीटी इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स की एक बार सीट आप देख लीजिए, क्या क्या सीट है और क्या इसका पे लेवल है। तो यहां देखो, पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल, क्योंकि आप जानते हो जब डीएसएसबी की हम लोग बात करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग आता है। तो यहां देखो, जो डिपार्टमेंट का नाम है वो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। पे लेवल 8 है, मतलब जस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर से एक नीचे। अनरिजर्व की अगर आप बात करोगे तो 31 सीट है। ओबीसी की बात करोगे तो 21 सीट है। एससी की 2 सीटें, एसटी की 0 सीट है, ईडब्ल्यूएस की 6। कुल मिला के आपके पास 60 सीटें हैं टोटल, अगर मैं बात करता हूं मेल की। ऐसे ही जब आप फीमेल की बात करोगे तो यहां पे आपकी 22 सीटें हैं। तो यहां पे अभी वो 82 सीट को पहले से डिक्लेयर किए हैं, लेकिन यहां आप देखिए जो म्यूनिसिपल काउंसिल की सीटें हैं वो अभी इनके पास रिसीव नहीं हुई है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब ये एग्जाम होगा तो आपके पास 100 से ज्यादा सीटों का आंकड़ा होगा और उसमें आप बहुत ही अच्छा फाइट कर सकते हो। तो कहने का मतलब है, अगर आप अच्छे से अभी से लग जाओगे तो आपके लिए एग्जाम आसान होने वाला है। देखिए, यहां पे बहुत से बच्चों ने हमसे पूछा है कि सर इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा। अब देखो, पहले बार यहां पे एक बदलाव देखने को मिल रहा है। जो एसेंशियल है, जो अनिवार्य है, उसमें इन्होंने 2 चीज देख के रखा है। एक तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स में
अप्लाइड इकोनॉमिक्स में या तो होनी चाहिए या बिजनेस इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क इन इक्विवेलेंट। मतलब आपको मास्टर में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से भी हो सकता है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से भी हो सकता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स से भी हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि पीजीटी इकोनॉमिक्स का जो आपका एस्पिरेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इकोनॉमिक्स है, वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है वो भी भरेंगे और वो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो भी भरेंगे। देखिए साथ ही साथ यहां पे लिखा है कि जो बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो लोग भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, एक्सपीरियंस की यहां कोई बात नहीं करी गई है। पे स्केल अगर आप देखिएगा तो 47,600 टू 1,51,100 है और पे लेवल 8 है। इसके ऊपर आपको 1 लाख से ज्यादा सैलरी मिलेगी, आपको 1 लाख से ज्यादा सैलरी मिलेगी। और कहां मिलेगी? दिल्ली में। उसके पूरी जो है दिल्ली में जब रहोगे तो आपको दिल्ली का इन्वायरमेंट ही बहुत कॉम्पिटिटिव आपको बना देता है, आपको जीवन जीना सिखाता है। साथ ही साथ आपको अगर आगे बढ़ने की तमन्ना है दिल में कि मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, मैं पीसीएस क्वालिफाई करूंगा और भी कहीं जाने चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप दिल्ली ऐसे जगह पे पोस्टेड हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज होगी। एज लिमिट देखिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, बट इसमें रिलैक्सेशन है, जैसे कि आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो 5 साल और, या फिर और भी यहाँ पे रिलैक्सेशन आप देख लीजिएगा, कैटेगरीज में कुछ मिल सकती है आपको। यहां पर आप देखो जो एग्जामिनेशन होगा, बहुत ध्यान से सुनिए, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ देखो 3 घंटे की एग्जाम है, 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 3 ही घंटे का एग्जाम है, 300 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब देखो इसमें 2 सेक्शन होंगे दोस्तों। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 के 5 पार्ट होंगे, जिससे प्रत्येक से 20-20 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मतलब 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, फिर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, फिर हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, ये है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो आपको देखो ये जो पहला वाला पार्ट है, जो सेक्शन ये है, इसमें से 100 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे और आप 100 क्वेश्चन को यहां करोगे। फिर देखो जो 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो इकोनॉमिक्स से पूछे जाएंगे और यहां पर देखिएगा एमसीक्यू होगा और आपके पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस के ऊपर बेस होगा। इसमें 200 क्वेश्चन होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के होंगे। कुल मिलाजुला के क्या समझना है आपको, 3 घंटे का टाइम, 100 क्वेश्चन आपका हो गया सेक्शन 1 से, जो ये वाला दिए हैं इन्होंने, हर में से 20-20 क्वेश्चन, और 200 जो है क्वेश्चन आपके हो गए इकोनॉमिक्स। मतलब जरा सोचो, 3 घंटे में 300 क्वेश्चन, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, और आपको क्या करना है, एबीसीडी ऑप्शन को आपको डार्क भी करना है। देखो टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो सबसे बड़ी बात है, डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस है वो बहुत टफ नहीं पूछे जाएंगे। एक बार आप हमारे क्लासेस को देखिए, नोट्स को पढ़िए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ आपकी कॉन्सेप्टुअल क्लियरिटी बहुत अच्छी क्वालिटी की चाहिए, आप पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर जाइए, और सबसे जरूरी बात जो मैं आपसे बता रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप टाइम को मैनेज करिए। अगर आप टाइम को मैनेज कर लेंगे, अगर टाइम मैनेजमेंट में आप बेहतर करेंगे, तो फिर आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, एक बेहतर जीवन जीना चाहते हैं, एक गरिमा में जीवन जीना चाहते हैं, आप पीजीटी इकोनॉमिक्स के पद पे जाना चाहते हैं, 1 लाख से ज्यादा की सैलरी लेना चाहते हैं, और आप अपने सपनों के उड़ान को जारी रखने का प्रयास करते हैं, आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आज ही से अपने आप को समझाइए कि मुझे इसके लिए बनाया गया है। और अगर आप सोच लेंगे तो आपका एक सीट है। बस टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 घंटे में 300 क्वेश्चन करना है, 2 घंटे में इकोनॉमी के 200 क्वेश्चन करने हैं, फिर आपके सेक्शन 1 के 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो उसमें आप अगर कर पाते हो ये वाला काम, तो आपको एक सीट लेने से कोई रोक नहीं सकता है। हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जाम, ये बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर आप ये बताओ कि मैक्सिमम मार्क्स कैसे हम एग्जाम में लेके आए। देखो ये मेरा कुछ मूल मंत्र है, जिससे कि आप डीएसएसबी पीजीटी इकोनॉमिक्स को आसानी से क्रैक कर सकते हो या मैक्सिमम जो है मार्क्स ले सकते हो। क्या है, एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स। अगर आपके बेसिक्स के ऊपर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपकी नहीं है, अगर आपके बेसिक फंडामेंटल सही नहीं है, तो कभी भी आप फाइट नहीं कर पाएंगे इस एग्जाम में। इसके लिए क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप पक्का जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। कंप्लीट ईच टॉपिक ऑफ सिलेबस एंड मेक शॉर्ट नोट्स। पूरे के पूरे जो सिलेबस दी गई है, जिसके विषय में मैं अभी आपसे बात करूंगा, पूरी सिलेबस को आपको बहुत ही इंटेंसिवली पढ़ना है, बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है। और मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ने का मतलब कभी भी पढ़ना नहीं होता है, पढ़ने का मतलब हमेशा शॉर्ट नोट्स बनाना होता है, लिखना होता है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आ गया, अगर आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप आ गया, तो लिखो।
कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, क्या इसको हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, जो भी कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं उसका शॉर्ट नोट जरूर बनाइए। फिर देखो साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑल स्टेट पीजीटी, सेट, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप कभी भी चाहते हो कि मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में सबसे बेहतर करूं, ह्यूमन एरर्स कम करूं, तो मैं सिर्फ एक बात अपने स्टूडेंट से बोलता हूं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे में परफेक्टनेस आएगी। और कहां से प्रैक्टिस करोगे, जितने भी पीजीटी, स्टेट पीजीटी है उसको करो, सेट जो है उसको करो, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एग्जाम हुए उसको जितना मैक्सिमम तुम सॉल्व कर सकते हो, जितना मैक्सिमम जो है उसके ऊपर तुम प्रयास कर सकते हो, प्रैक्टिस उसको करिए। साथ ही साथ देखो रिवाइज इस टॉपिक एज मच एज पॉसिबल, जितने भी टॉपिक को आप रिवाइज कर सकते हो ना वो रिवाइज करो, क्योंकि चीजें आपके माइंड से स्लिप होती हैं। तो रिवीजन जो है आपके ह्यूमन एरर को कम करता है। इसी तरीके से देखिए दो चीजें हैं, रिवीजन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को करना। फिर देखो फोकस ऑन डायग्राम, मैथमेटिकल पोर्शन एंड आइडेंटिफाई मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स। देखो हमेशा ही देखो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमेशा ही एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। लाइक एग्जांपल, जब आप मार्केट पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से पक्का है बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, तुमको कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक हर एग्जाम में होते हैं जो आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उन टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। रिपीटेड टॉपिक होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है, तो उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। डोंट वरी, मैं आपके साथ हूं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो यहां पर देखो पेपर 1 का सिलेबस दिया गया है कि जनरल इंग्लिश में क्या आएगा, फिर इसी तरह जनरल हिंदी में क्या आएगा, फिर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में क्या आएगा, इसके विषय में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा आपसे। फिर यहां पर देखो, यहां पे आपकी रीजनिंग एबिलिटी से क्या आएगा, यहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन से क्या क्वेश्चन होंगे, इसके ऊपर बात करी गई है। अब आप देखिए इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो यहां पे है पार्ट 2, इसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आखिर में इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस है। आइए इकोनॉमिक्स के हम सिलेबस को आपको समझाते हैं और साथ ही साथ सबसे बेस्ट बुक बताएंगे जो कि आपको आज ही से पढ़नी चाहिए। और मैं आपके साथ हूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करिए 6307474827। इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेरा टेलीग्राम @DSRP1, ये सभी कैपिटल में है, इसके ऊपर आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको जो है ये पीपीटी भी मिल जाए और साथ ही साथ हमसे आप इंटरेक्ट भी हो सके। देखो सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। जब मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूं तो देखो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके ये जो है पेपर 2 के पार्ट है। तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आपने कभी भी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय का अगर आपने कभी भी देखा होगा सिलेबस, तो पहला पार्ट यही होता है कि किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम होती क्या है, क्या उत्पादन करे, किसका उत्पादन करे, कितना उत्पादन करे और उत्पादन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा। तो यहां पे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी की बात हो रही है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, आप जो है दो वस्तुओं की डिफरेंट कॉम्बिनेशन को क्या बनाते हैं, उसका स्लोप क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको इकोनॉमी का स्ट्रक्चर पढ़ना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी है आपकी, है कि आपकी इकोनॉमी जो है कैपिटलिज्म वाली है या फिर सोशलिज्म वाली है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। साथ ही साथ इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होती है, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या आप प्रोड्यूस करेंगे, कितना प्रोड्यूस करेंगे, ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है। फिर आ जाता है नॉर्मली कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग एंड अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, डिमांड, मार्केट डिमांड, फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग शिफ्ट द डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, इट एक्सेप्शन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी एंड ये मेथड्स है। तो देखो यहां पे जब कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड की बात हम कर रहे हैं तो यहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की गई है और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात की गई है। कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच आपको पढ़ना है, साथ ही साथ आपको पूरा का पूरा आपको अच्छे से इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ना है, आपको प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, डिमांड के बारे में पढ़ता है, डिमांड कब जो है शिफ्ट होता है, कब जो है डिमांड में जो है चेंजेस आते हैं, घटना क्या है, बढ़ना क्या है, शिफ्ट क्या है, इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है, सब आपको पढ़ना है आपके डिमांड के बारे में। फिर देखो फिर हमारा जो है आता है माइक्रो का पार्ट, प्रोड्यूसर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, कास्ट एंड रेवेन्यू, मीनिंग वेरियस टाइप्स ऑफ द कास्ट एंड रेवेन्यू, आइसोक्वांट रिटर्न्स ऑफ फैक्टर, सप्लाई, मार्केट सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कर्व, मूवमेंट along the shift of the supply curve, प्राइस इलास्टिसिटी, मेजरमेंट, कंपोनेंट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पैरेटो ऑप्टिमलिटी। अब यहां देखो, यहां आपकी जो पूरी की पूरी कहानी है प्रोड्यूसर बिहेवियर में, ये आपको बताया गया है। नंबर 1, पहले तो हमने सीखा कंज्यूमर बिहेवियर कि एक जो उपभोक्ता है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर है, वो कैसे इक्विलिब्रियम में जाएगा।
अब हम बात करेंगे कि प्रोड्यूसर का बिहेवियर क्या होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पेरेटो ऑप्टिमलिटी क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, आइसो क्वांट्स क्या होते हैं, उसके स्लोप क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये तमाम ऐसी चीजों को आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ यहां ध्यान दीजिएगा, सप्लाई कर्व के बारे में भी पढ़ना है, डिमांड कर्व के बारे में हमने कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा और सप्लाई कर्व के विषय में यहां पढ़ेंगे। फिर देखो लास्टली ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड डिटर्मिनेंट्स। अब ये मार्केट की मीनिंग है, फीचर्स है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन द डिमांड एंड सप्लाई, ये सारी चीजें जो है हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब देखो यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाले हूं कि आखिर में आपको क्या पढ़ना चाहिए। देखो आंख मूंद के सबसे ज्यादा आपको रिलायबल यहां पे होना है एनसीईआरटी की बुक के ऊपर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको इसको इतनी बार पढ़ना है कि कोई भी छोटी सी छोटी बात इसमें से छूट ना पाए। जो भी एक्सरसाइज दिए वो भी करना है, जितने भी एमसीक्यू दिए वो भी करना है। साथ ही साथ आप माइक्रो इकोनॉमिक की मैं बोलूंगा कि टी आर जैन और ओरी, ये वाली जो क्लास 11th वाली बुक है आप पक्का पढ़िए, और प्लस एनसीईआरटी की बुक। क्योंकि देखो हमेशा ही पीजीटी का जो बेस है ना वो यही है, आपको यही पढ़ाना है, तो आपको यही सबसे बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए। तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट, इसको आप जो है ओके आपको इसको पूरा का पूरा ये कंप्लीट करना है। और अगर आप हिंदी मीडियम की बुक है, अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर एस एल लाल सर की ये बुक अर्थशास्त्र के सिद्धांत माइक्रो इकोनॉमिक्स को आप पढ़ सकते हैं। फिर देखो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है, नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट, मैक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, मार्केट प्राइस, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम। इसका मतलब जो सबसे पहला चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो नेशनल इनकम के ऊपर है, तो आप राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, अनवॉलंटरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये पूरा का पूरा जो एग्रीगेट डिमांड वाली बात है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपको क्लासिकल और किन्स दोनों को पढ़ के जाइए। मैं ये सिर्फ नहीं बोलूंगा कि सिर्फ आप किन्स को पढ़िएगा, यहाँ किन्स और क्लासिकल दोनों को पढ़ के जाइएगा। किन्स का कंजम्पशन फंक्शन, किन्स का इन्वेस्टमेंट फंक्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्टमेंट क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है, ये सारी चीजों को पढ़िएगा। मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, डोंट वरी एक एक चीज को। अब अगर बुक से आप पूछेंगे कि सबसे बेस्ट सर बुक बताओ, तो देखो मैं सबसे पहले तो यहां पे बोलूंगा कि क्लास 12 की आप इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक एनसीईआरटी की बुक पढ़िए। एनसीईआरटी के बुक के बाद जो मैं दूसरी बुक हमेशा ही रिकमेंड करूंगा, वो मैं रिकमेंड करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी, एच एल आहूजा सर की। एच चाणक्य एच एल आहूजा सर की ये जो बुक है, ये मेरे अकॉर्डिंग पीजीटी के लिए इससे बेहतर बुक आपको कोई नहीं मिलेगी। क्यों, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि इससे न सिर्फ आपको मैक्रो मिलेगा, बल्कि इससे आपको मनी बैंकिंग मिलेगी, मनी बैंकिंग भी मिलेगी, इससे आपको पब्लिक फिनांस भी मिलेगी, इससे आपसे इंटरनेशनल ट्रेड भी मिलेगी, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट वाली भी, ये सारी चीजों को कवर करता है। इसलिए इस किताब को 100% पढ़िए, और इसका हिंदी वर्जन भी आता है आपका एच एल आहूजा सर का, तो ये पढ़िए। तो दो बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए 100% पढ़ना है आपको, एक एनसीईआरटी की बुक और दूसरा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये अगर आप चाहें तो टी आर ओरी और जैन की बुक भी आप पढ़ सकते हो। फिर आगे आइए, आपका देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही मनी बैंकिंग है और गवर्नमेंट बजटिंग और इकोनॉमी है। दिस इज द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो यहां पे मनी बैंकिंग फंक्शन, सेंट्रल बैंक उसकी फंक्शन, कॉमर्शियल बैंक मीनिंग, ओके, गवर्नमेंट बजट इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट मीनिंग है ना, गवर्नमेंट बजट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसीट्स, एक्सपेंडिचर, टाइप्स ऑफ बजट, रेवेन्यू, डेफिसिट, ये सारी चीजें आप जो देख रहे हो ये एक्चुअली पब्लिक फाइनेंस का भाग है, जो कि आपको आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो इसको आपको बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ना है, बहुत अच्छे से कवर करना है, बिल्कुल इसमें लापरवाही नहीं करिएगा, क्योंकि इस सेक्शन से बहुत क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे आएंगे, इसमें सेंट्रल बैंकिंग और कॉमर्शियल बैंकिंग से ज्यादा आएंगे। तो इस सेक्शन को मैंने बहुत अच्छे से कराया है, एक बार आप मेरे वीडियो को जरूर 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 देखिए। इसमें जो बुक है सूरज भान गुप्ता की आप पढ़ सकते हो, मेरे नोट्स हैं वन ऑफ द बेस्ट, और एस एन लाल सर की मुद्रा बैंकिंग और लोकवित्त आप पढ़ सकते हो। बाकी ये मैक्रो के ही पार्ट है, ये चीज को आप समझ लीजिए कि ये मैक्रो के ही पार्ट है। इसको आप एच एल आहूजा की बुक और आपकी एनसीईआरटी की बुक से भी ये कवर होंगे, बट और भी चूंकि आपको पढ़ना है, ये भी देखो मैक्रो के पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर डिवेंचर से भी ये भी आपके मैक्रो में ही दिया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट मीनिंग, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमी में थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फ्री ट्रेड क्या है, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये सारी चीजें, ये भी चीज आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक जो है आप पढ़ सकते हो, एच जी मनूर सर की बुक यहाँ पढ़ सकते हो। बाकी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है हमारी वीडियो देखिएगा, इससे बेटर आपको कहीं कुछ मिलने वाला ही नहीं है। ओके।
इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में देखो जो सबसे अच्छी बुक आती है डोमिनिक सल्वाटोर की आती है। अगर आप और भी आगे पढ़ना चाहते हो तो ये वाली बुक पढ़िए, इससे अच्छी बुक मुझे आज तक कोई नहीं मिली। मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की डोमिनिक सल्वाटोर पढ़िए, ये मेरा जो है नोट्स है। और यहाँ एस एल लाल सर का हिंदी में जो अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र की बुक है। आपको साथ ही साथ थोड़ा सा और एडवांस पढ़ना है क्योंकि आजकल कंपटीशन ज्यादा है, तो एक कदम अपनी तैयारी को आगे रखिए। फिर देखो स्टैटिस्टिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो दो चीज को यहां पे एक साथ समराइज किया गया है, स्टैटिस्टिक्स पे भी आपको जोड़ रहा है और स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी जोड़ है। तो स्टैटिस्टिक्स में सिंपल है, इंट्रोडक्शन, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, मीनिंग क्या होता है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, सेंसस मेथड क्या है, डेसिमल सैंपल सर्वे क्या है, फिर जो है स्टैटिस्टिकल टूर क्या है, फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या है, लॉरेंज कर्व क्या है, एप्लीकेशन क्या है, कोरिलेशन क्या है, मेजर ऑफ कोरिलेशन, कार पियर्सन, स्पीयरमैन, फिर टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है। ये सारी चीजें जो है आप जानते हो, बहुत ही आसान है। इसको एक बार आप मुझसे पढ़िएगा, कोई आपको दिक्कत आएगी नहीं। डेवलपमेंट पॉलिसीज एंड एक्सपीरियंस, जब ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये जो है बस देखो इतनी ही है आपका स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही आसान। मतलब ये पूरा इंडेक्स नंबर तक जाके खत्म हो जाता है। आपको कोरिलेशन पढ़ना है, आपको सिंपली आपको जो है सेंट्रल टेंडेंसी, आपको मीन मीडियन मोड पढ़ना है और आपके जाके जो है इंडेक्स नंबर पे ये कहानी खत्म हो जाती है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आप इसको बहुत ही आसानी से कवर कर लोगे। डेवलपमेंट पॉलिसीज में आपका जो है इंडियन इकोनॉमी 5 ईयर प्लान पॉलिसीज के बारे में दी गई है। काफी इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद क्या है उसके बारे में है। करेंट चैलेंजेस क्या है इंडियन इकोनॉमिक सामने, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट की सूच क्या है, क्रेडिट मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन, फार्मिंग के क्या है, ये चीज देख लीजिए आप लोग। और डेवलपमेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इंडिया, कंपैरिजन विद नेबरिंग, ये चीज देखोगे, इसके ऊपर भी क्वेश्चन खूब आता है कि जब हम कंपेयर करते हैं ना, कि चाइना के साथ कंपेयर करते हैं, श्रीलंका के साथ कंपेयर करते हैं, पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं, तो एक लास्ट वाला मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, आप देखिएगा, जबरदस्त वीडियो मैंने बनाया था, अ कंपैरिजन विथ नेबरिंग इंडिया एंड द पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना। तो एक बार इसको देखिएगा, ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट, इसमें ओरी और जैन में भी दिया हुआ है और ये जो है आपको एनसीईआरटी के बुक में भी ये दिया है, लास्ट में आप जाके देखिएगा, इंडियन इकोनॉमी में। जबरदस्त, आप इसको पढ़िए, इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर बुक क्या है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, आप ये क्लास 12 की बुक पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक है। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी एनसीईआरटी वाली बुक को ही पढ़िएगा। इससे बेहतर आपको कुछ नहीं है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है बेस्ट है। बट मैं ये हमेशा कहता हूं कि बहुत ध्यान से मैं इस बात को आपको कह रहा हूं कि पूरा पढ़िएगा, आधा अधूरा नहीं पढ़ना है, एक एक शब्द को पढ़ना है, हर एक्सरसाइज को पढ़ना है, कुछ भी आप छोड़िएगा मत, 100% कवर करिएगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है डिफरेंट हमारे नोट्स हैं आपके सामने, क्या है, स्टैटिस्टिक्स का, डेवलपमेंट, मैक्रो का, ये वो सामने रखा गया है। और ये जो है लास्टली मैं ये आपसे बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो कि इस एग्जाम को मैं क्रैक करूं, और मैं चाहता हूं कि अगर आप अपने जीवन में बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहे हो, एम लेके चल रहे हो, गोल लेके चल रहे हो, तो इसको मत चूको, इसमें तुम 100% दो, क्योंकि इससे बेहतर तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। नोट करके रख लो, दिल्ली में रहना, 1 लाख की सैलरी पाना, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना कि जो कॉम्पिटिटिव आपको बनाता है, इससे बेहतर क्या अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है। मैं आपके साथ हूं, आप लोग अपना पूरा साथ दीजिए। आज ही से सोच लीजिए कि एक सीट मेरी है। अगर आप सोच लेते हैं कि एक सीट मेरी है तो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6307374827 और मेरा जो है टेलीग्राम का लिंक है @DSRP1। नोट्स के लिए या फिर ऐसी चीजों के लिए मेरे पास मैसेज करिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आइए कुछ अच्छा करे, आइए कुछ बड़ा करे, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।